प्रेग्नेंट बेटी। कोमल 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसे बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनना था। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती। ठीक उसी तरह से कोमल की माँ बचपन में ही उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी, जिस वजह से उसके पिता ने कोमल की परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर ली। कोमल की माँ नंदिनी, जो कि हमेशा कोमल को हर चीज के लिए रोका टोका करती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ना प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सामान लाना है, कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दो। हाँ, पैसों का तो पेड़ लगा हुआ है ना, पता नहीं क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर, और वैसे भी तुझे ससुराल ही जाना है, और ससुराल में जाकर चूल्हा चौका ही करेगी, फालतू में पैसे वेस्ट करने में कुछ नहीं होगा। नंदिनी का खुद का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। वह भी उसी समय अपनी माँ से पैसे मांगता हुआ कहता है, माँ मुझे ना पैसे दे दो, क्योंकि मेरे स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और मुझे ना एक नया स्मार्टफोन लेना है, ताकि मैं पिकनिक पर जाऊँ तो अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर पाऊँ। अच्छा, तो मेरे लाल को पिकनिक जाना है, तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में तुझे पैसे देती हूँ, तू जाकर जरा अपने कमरे में तो बैठ, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ। माँ, आपने राहुल को तो पैसे देने से मना नहीं किया, फिर मुझे क्यों कर रही है? और वैसे भी मुझे तो पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए, फालतू खर्च के लिए थोड़ी ना मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ। मेरे बेटी की बराबरी करने की औकात नहीं है तेरी। तेरी माँ तो तुझे जन्म देते ही नरक की टिकट कटवा के चली गई, तू क्या जाती है? तेरा बाप पूरी जिंदगी मेरे ऊपर तुझे बोझ की तरह रखे। मेरी जिंदगी वैसे भी बोझ बना दी है तूने, शांति से जीने भी नहीं देती, जा कमरे में बैठ जा। कोमल को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती है। बेचारी रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही शाम को कोमल के पापा मोहन घर आते हैं। मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता है और देखता है कि कोमल उदास होकर बैठी हुई है। तभी मोहन कोमल से कहता है, क्या हो गया मेरी गुड़िया, आज तो उदास नजर आ रही है। तुझे तो पता है ना कि जब मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे तेरा ही चेहरा देखना होता है, वो भी स्माइल करता हुआ, और जब ऑफिस से घर आओ तब भी मुझे तेरा चेहरा स्माइल करता ही दिखना चाहिए। लेकिन आज तू उदास क्यों है मेरी गुड़िया, की स्माइल कहाँ गई? ओ पापा, मुझे ना प्रोजेक्ट बनाना है, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, जिसमें थोड़े पैसे खर्च होंगे, करीबन 2-3 हजार। तो बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? जब तक तेरे पापा हैं तेरे साथ, तब तक तुझे किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने सपनों को पूरा करना है, और वैसे भी मैं अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूँ। कल सुबह मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और तुझे जो सामान लाना होगा तू ले आ, और अपना प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा करना। कोमल खुशी खुशी अपने पापा को गले लगा लेती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन अचानक से कोमल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बार बार उल्टी आ रही थी। नंदिनी उसकी तबीयत की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। धीरे धीरे कोमल का पेट निकल रहा था और उसका वजन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लगभग 2 महीने से कोमल को पीरियड्स नहीं आ रहे थे और वह बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। दरअसल बात यह है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुआ और बार बार उल्टी के चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही है। माँ, हे भगवान, तुझे 2 महीने से पीरियड नहीं आए, किसके साथ तूने अपना मुंह काला करवाया है? आखिरकार साबित कर ही दिया तूने कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। दुनिया अब तो मेरे ऊपर क्या क्या बोलेगी कि मैं सौतेली बेटी का ध्यान नहीं रख पाई, पर मुझे क्या पता था तू स्कूल जाने के बहाने कहाँ मुंह काला करवा रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हो। ये जो बाल है ना, ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? गर्भावस्था के दिनों में क्या क्या बदलाव आते हैं एक औरत के शरीर में। तेरा पेट भी निकलता जा रहा है, ऊपर से तुझे 2 महीने से पीरियड नहीं आए, ऊपर से उल्टी चक्कर आने का मतलब यही होता है कि एक औरत गर्भवती है, और तू तो शादी से पहले ही मुंह काला करवा ली। अपनी जिंदगी तो बर्बाद ही करी और हमारी भी कर दी साथ में। हम लोगों को क्या ही बोलेंगे कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है। सच में माँ, ऐसा होता है? माँ, मैं क्या सच में प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, तो तू सच में प्रेग्नेंट है। अब तो दिल कर रहा है तुझे जान से मार दूं। ये दुनिया वैसे भी हमें जीने नहीं देगी, ताने मार मार के मार डालेगी। तेरा जीना तो बेकार है, जाकर फांसी लगा ले कमरे में जाके। एक सुसाइड नोट लिख दे। तू शादी से पहले माँ बनने वाली है, कम से कम पुलिस वाले मेरे ऊपर शक तो नहीं करेंगे।
कोमल अभी बच्ची थी, इन चीजों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उसे अपनी माँ की बातें बहुत गहरी तरीके से उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है। वे बार बार इन्हीं चीजों को सोचने लगती है और वे परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है और एक सुसाइड नोट लिखती है और खुद को कमरे में बंद करके पंखे से लटकना शुरू कर देती है। तभी ये सारा नजारा खिड़की से राहुल देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ और पिता दोनों को बुला लेता है। मोहन ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और वह किसी तरह से खिड़की से घुसकर अपनी बेटी की जान बचा लेता है, जिसके बाद कोमल बेहोश हो जाती है। मोहन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर कोमल को एडमिट कर लेते हैं और उसका चेकअप करना शुरू कर देते हैं। तभी राहुल अपने पापा को कोमल का लिखा हुआ सुसाइड नोट देता है। क्या कोमल माँ बनने वाली है? ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। जरूर कुछ बात है। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी मोहन से डॉक्टर कहते हैं, क्या मेरी बेटी माँ बनने वाली है? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी अभी महज 15 साल की है। दूसरी बात, आपकी बेटी को पीसीओडी है। इसमें गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। उनका पीरियड्स मिस हो जाता है, उनका पेट निकलने लगता है, उनको उल्टी, चक्कर और हार्मोन इनबैलेंस होने लगते हैं, जिस वजह से उनको बहुत दिक्कत परेशानी होती है। किसने कह दिया आपको ये प्रेग्नेंट है? कुछ नहीं डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है अब? कोमल अब ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे चक्कर आ गया था और मैंने उसे दवाइयाँ दे दी है। आप लोग उसे घर ले जा सकते हो और उसके खान पान पर अच्छे से ध्यान देना। उसे स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेने देना। बाहर का जितना खाना हो सके उसका अवॉइड करवाना। बेहतर होगा कि घर का ही खाना उसे प्रोवाइड कराना और समय समय पर गायनों को दिखाकर उसका चेकअप करवाते रहना। ऐसे ही कोमल अब घर आ जाती है। मोहन कोमल से सारी बातें पूछने लगता है और कोमल बता देती है ये सब उसकी माँ ने कहा था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। यह सब सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वे नंदिनी को खींचकर थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं तुम्हें इस घर में अपनी अर्धांगिनी बनाकर लाया था। ये सोचा था कि तुम मेरी बेटी को अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दोगी। अगर कोमल के साथ ये सब हो रहा था तो तुमने एक माँ होने के नाते उसे डॉक्टर के पास ले जाना बेहतर नहीं समझा और न ही इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश की। आखिर तुम साबित कर ही रही हो कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बच्चों से ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये समय नहीं था ठीक। मुझे पता है मैंने कोमल पर ध्यान नहीं दिया। सच बताओ, मैं कोमल को बहुत बुरा मानती थी और उसके साथ भेदभाव करती थी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत हूँ। उसने आज तक कभी मेरी शिकायत आपसे नहीं करी। मुझसे माफ कर दो। आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक औरत होकर कि तुमने इस बात को कभी नहीं समझ पाई कि जरूरी नहीं अगर एक लड़की के पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट ही हो। अगर उसे पीरियड समय से नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अंदरूनी रूप से बीमार है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपने पति और बेटी दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद मोहन और कोमल दोनों से माफ कर देते हैं। प्रियांशी और ज्योति दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करती थी। दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों स्कूल जाती है। तभी उनकी क्लास टीचर प्रीति सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, हमारे स्कूल में आदिवासी कल्चर के ऊपर आप सभी को एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें आप आदिवासी कल्चर को किस तरह से समझाते हैं उसके ऊपर पूरी एक फाइल बनानी है। ओके। दूसरा, आदिवासी कल्चर के हिसाब से आपको एक ड्रेस लेकर आना है और उस ड्रेस को पहनकर आप सभी बच्चों को आदिवासी डांस करके दिखाना है। जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो अगर आप सब इस एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दोगे तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ओके मैम, हमें जो ड्रेस बनानी है वे खुद बनानी है या फिर खरीद के लानी है? बच्चों, आप लोगों को ड्रेस खरीद के लानी है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। ड्रेस बनाना आपको अभी कहाँ से आता होगा? इसलिए आप मार्केट से रेडीमेड आदिवासी ड्रेस ले सकते हो। ऐसे छोटे मोटे फंक्शन प्रोग्राम के लिए आदिवासी ड्रेस मिल जाती है। सब कुछ थीम के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा। ओके ठीक है मैम। मैम, हम आदिवासी ड्रेस खरीद लेंगे। इतना बोलकर टीचर सभी बच्चों को आगे की पढ़ाई कराने लग जाती है। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है। सभी बच्चे एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तभी एक लड़की जिसका नाम निक्की था, वे ज्योति से कहती है, और ज्योति, तू तो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी ना, क्योंकि बाहर से कपड़े खरीदने की औकात तो तेरी है ही नहीं। तेरे स्कूल की ड्रेस भी
तुझे स्कूल की मैडम दिलाया करती है और एक्टिविटी करने के लिए आदिवासी थीम के हिसाब से तो ड्रेस कहाँ से ला पाएगी। निकी तू अपने बारे में टेंशन ले और ज्योति क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी ये सब उसकी और मेरी टेंशन है, वे हम सब देख लेंगे। तू अगर अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देगी तो तेरे लिए बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ध्यान ज्योति के ऊपर ही रहे और फर्स्ट प्राइज ज्योति ही ले जाए। फर्स्ट प्राइज ले जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मतलब एक्टिविटी फाइल बनाना, थीम की ड्रेस सिलेक्ट करना, ये सब बस की तेरी बात नहीं है। इसकी मम्मी तो बहुत गरीब है, इसके पापा भी नहीं है, वे कहाँ से करेगी। ये सब इसलिए कहते हैं कि गरीब लोगों को अमीर बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेती ना तो तुझे वहाँ सब मुफ्त का मिलता। निकी तुम्हें जो कहना है कह लो, वक्त अपने आप ही बता देगा कि किसको सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत है और किसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की। और वैसे भी स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पर हमें अच्छी चीज ही सिखाई जाती है। लेकिन स्कूल बदनाम तभी होता है जब उसे स्कूल में तुम जैसे बच्चे पढ़ रहे हो। ऐसे ही थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। ज्योति बहुत उदास होती है। उसे देखकर उसकी माँ मीना, जो कि सिलाई का काम करती थी, उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी बेटी ज्योति, तो बहुत उदास नजर आ रही है, सब ठीक तो है ना? कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं? आज तेरा टेस्ट हुआ क्या, उसमें गंदे नंबर आए हैं? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा, मैंने तो तेरी फीस भी जमा कर दी, फिर तू उदास क्यों है? स्कूल में किसी ने कुछ कहा? मतलब बुक ड्रेस सब कुछ है तेरे पास, फिर क्या दिक्कत हो गई मेरा बच्चा? माँ, स्कूल में ना आदिवासी टीम के ऊपर एक्टिविटी हो रही है और उसमें मुझे आदिवासी कल्चर के ऊपर एक फाइल बनानी है और उस फाइल को बनाने में थोड़ा सा खर्चा आएगा। बेटा टेंशन मत ले, फाइल बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा वह मैं तुझे दूंगी ना। फिर इतना उदास क्यों हो रही है? और इसमें उदास होने वाली क्या बात है, सब हो जाएगा। माँ, मुझे आदिवासी थीम के हिसाब से भी ड्रेस लेनी है। आप मेरे साथ अगर मार्केट चलो तो हमें ड्रेस का रेट पता चल जाएगा, उस हिसाब से हमें अपना बजट भी तो बनाना पड़ेगा ना। अरे तो टेंशन मत ले, आज शाम को तेरे साथ मैं मार्केट चलूंगी। तुझे जैसी ड्रेस लेनी होगी मुझे बता देना, वहाँ ड्रेस हम देख लेंगे कितने तक आती है, ठीक है? शाम को ज्योति अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है। दोनों वहाँ बैठी एक दुकान पर जाती है और आदिवासी थीम के हिसाब से ड्रेस देखने लगती है। ड्रेस काफी ज्यादा महंगी थी क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही स्पेशल टाइप की थी और जैसे ही कोई पैसिफिक थीम पार्टी हो या फिर स्कूल के बच्चों के फंक्शन हो, इसलिए ये ड्रेस महंगी आ रही थी। दोनों थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है। ज्योति की माँ बहुत ही ज्यादा ध्यान से ड्रेस को देख रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वह घर आ जाती है। तभी ज्योति माँ से कहती है, माँ एक काम करते हैं, जो ड्रेस हमने देखी थी वो काफी ज्यादा महंगी थी, उस ड्रेस में एक एक्टिविटी के लिए इतना पैसा लगाना ठीक नहीं है, तो रहने देते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है, तेरी माँ सिलाई जानती है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े बनाने आते हैं, दूर दूर से लोग मेरे पास सिलाई करवाने आते हैं, और तुझे क्या लगता है तेरी माँ पीछे हट जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आदिवासी थीम की ड्रेस बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बल्कि मैं तो उससे कई ज्यादा सुंदर ड्रेस बनाऊंगी तेरे लिए। आदिवासी थीम में क्या होता है, उस कलर में कुछ लोग पत्तों की ड्रेस पहनते हैं और मैं तुझे पत्तों का फ्रॉक बनाकर तैयार करके दूंगी। उसी फ्रॉक को तू पहनकर आदिवासी कल्चर को और अच्छे से बता पाएगी और इसमें बिल्कुल तू ओरिजिनल पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सच में माँ, आप मेरे लिए वो ड्रेस बना दोगी? और अगर आप उस ओरिजिनल पत्तों का यूज करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पत्ते मुरझा जाए। ये सब तो मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं हूँ ना तेरे साथ। मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है और इस बार तेरे जरिए मुझे अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। तुझे पता है मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण और बुरे माहौल के कारण मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फैशन डिजाइनर ना सही, छोटी मोटी दर्जी ही बन गई और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पहली क्लाइंट मेरी बेटी है। उसके लिए मैं आदिवासी थीम के हिसाब से ड्रेस तैयार करूंगी। इस तरह से ज्योति की माँ अपनी बेटी के लिए मार्केट से ड्रेस बनाने का बहुत सारा सामान ले आती है। दिन रात मेहनत करके ज्योति की माँ पत्तों वाला फ्रॉक बनाकर तैयार कर देती है। फ्रॉक दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। यह देखकर ज्योति भी बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही ज्योति ने अपना आदिवासी कलर फाइल भी रेडी कर लिया था। ऐसे ही अब स्कूल में सभी बच्चे
अपना अपना परफॉर्मेंस स्कूल में सभी को दिखाते हैं। सबसे ज्यादा ज्योति की ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आती है। हर कोई ज्योति की ड्रेस किसने बनाई है ये सब पूछ रहा था। अरे वाह, तुम्हारी माँ तो सच में डिजाइनर है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी माँ के अंदर इतना हिडन टैलेंट है। मैं तो कहती हूँ उन्हें अपने इस टैलेंट को निखारना चाहिए। इस तरह से ज्योति ये कंपटीशन जीत जाती है। साथ ही उसकी माँ को अब अलग अलग ड्रेस बनाने के ऑर्डर आने लग जाते हैं। उसके जरिए धीरे धीरे ज्योति की घर की आर्थिक हालत भी पहले से बेहतर हो जाती है। इस तरह से दोनों माँ बेटी मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।